BC डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, BC डिस्टेंस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो एक क्या बन जाएगा, तो वो एक क्या बन जाएगा, वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ADC के लिए ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये सर्कल सरकम सर्कल है। क्या है, सरकम सर्कल है। और इसमें F एक ऐसा पॉइंट है जो A से भी उतना ही दूर है जितना D से है उतना ही C से है। फिर मैंने सोचा कि ये एंगल EDF किसके इक्वल हो सकता है ना, एंगल EDF जो है ये किसके इक्वल हो सकता है, तो EDF जो है वो इक्वल हो सकता है EBA के, है ना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट RMO 2023, ठीक है ना। वन डे वन चैलेंज सीरीज में ज्योमेट्री का एक और बढ़िया सवाल लेके आज हम फिर से एक साथ हैं, ठीक है। और क्या करने वाले हैं डिस्कस, आज का सवाल थोड़ा और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि किसी एक बच्चे ने अपने कमेंट में लिखा था सर IUQM सॉरी नॉट IUQM RMO और INMO के सर पुराने, बहुत पुराने क्वेश्चंस हो रहे हैं सर, थोड़े नए क्वेश्चन हो जाए ना, थोड़े नए क्वेश्चन हो जाए। एक बच्चे ने कहा था कि इनमो का सर 2020-2021 वाला क्वेश्चन करवाओ सर ज्योमेट्री का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनमो 2021 का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की अगर हम प्रॉब्लम देखें, ज्योमेट्री प्रॉब्लम, तो हमारा है क्वेश्चन INMO 2021, ठीक है साहब, ठीक है। क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, तो भैया ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चंस में से एक था ना। बहुत सारे अगर क्वेश्चंस, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करें कि बहुत सारे अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में अगर हम देखने जाएं कि कौन से क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि क्रिएटिविटी किस में कम थी, है ना, क्रिएटिविटी किस क्वेश्चन में सबसे कम थी ना, तो क्रिएटिविटी इस क्वेश्चन में सबसे कम थी। देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें किसी और टॉपिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। क्या है ये क्वेश्चन, इनमो 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABD इज 30 डिग्री, एंगल BCA इज 75 डिग्री, एंगल ACD इज 25 डिग्री, ठीक है साहब। एंड CD इक्वल टू CB, CD किसके इक्वल है, CB के इक्वल है। एक्सटेंड CB टू मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल DAC एट E, प्रूव दैट C इक्वल्स टू BD, है ना। देखो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, बहुत सारी छोटी छोटी बातें करते हुए आगे बढ़ना चाहता है ना, और हम आगे बढ़ेंगे भी, है ना, छोटी छोटी बातों के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो बातें हैं वो शुरू होती है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD से, जिसमें एंगल ABD 30 डिग्री है, BCA 75 डिग्री है, ACD 25 डिग्री है, CD और CB दो चीज़ें इक्वल भी दे रखी है हमें। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल DAC एट E, ठीक है, CB को एक्सटेंड करेंगे और वो DAC के सर्कम सर्कल को E पॉइंट पे मीट भी कर रहा है, तो हमें CE और BD को इक्वल प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, है ना। पहले ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम, ठीक है, क्योंकि है ना इतना पेज तो इसी क्वेश्चन से भर गया है, तो हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्योंकि पता है DAC ट्राइंगल का कहीं ना कहीं सर्कम सर्कल ड्रॉ करना ही है, तो क्यों ना सर्कल से ही शुरुआत की जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने, है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि खेलना इसी में ही है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ किया मैंने। क्वेश्चन कह रहा था ABCD एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक नहीं है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। और उसने एक और बात बोली यहाँ पे चल के कि जो सर्कम सर्कल है किसका, सर्कम सर्कल है किसका, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल DAC, है ना, ट्राइंगल DAC का जो सर्कम सर्कल है, मतलब D, A और C तीनों उस सर्कल पे जिसको मैंने ड्रॉ किया है उस पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, B उस पर लाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, है ना, शुरू कहाँ से करूँ। तो मैंने A पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, A पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। B पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, C पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और D पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है साहब, एट रैंडम, है ना, कोई भी एक रैंडम। B पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है तो मान लेते हैं B पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है साहब। और मैंने ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोई भी इसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है इस क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो हमने A, B, C और D चारों को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। फॉरगॉट टू मार्क, दिस इज B, राइट, ओके। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ना, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एंगल ABD 30 डिग्री है, ठीक है, एंगल ABD, ठीक है, ABD, ठीक है, ये 30 डिग्री है। ज्वाइन कर देते हैं B और D को, ठीक है, क्योंकि लाइंस हम अगर डैश लाइन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ABD कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है।
ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, और क्या कहा क्वेश्चन ने, और क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने और कहा एंगल BCA 75 डिग्री का है ना, BCA 75 डिग्री का है, BCA, ठीक है, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं ए और सी को। तो एंगल BCA 75 डिग्री हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ओके, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन कहना चाहता है ACD 25 डिग्री है, एंगल ACD है ना, ACD ये वाला एंगल है ना, दिस इज ऑफ 25 डिग्री मेजरमेंट। ओके, ठीक है, मान गए। और क्या कहता है, और क्या कहता है, और कहता है कि CD और CB दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो CD और CB इक्वल है, जितना CD है उतना ही CB है। ठीक है, लिख लिया साहब, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्या है ना, तो इसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सटेंड CB टू मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल DAC एट E। ठीक है, CB को एक्सटेंड करना है, ठीक है साहब, C से B को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ साहब। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है साहब, और एक्सटेंशन जो है वो जहाँ पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है E। कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। ठीक है, ओके, अब आगे क्या, आगे हमें ये प्रूफ करना है कि CE और BD है ना, CE और BD इक्वल है एक दूसरे के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है साहब, CE और BD इक्वल है ना, यानी B से D तक ये डिस्टेंस और C से E तक ये डिस्टेंस, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है साहब, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, डायग्राम आपको समझ में आ गया, कैसे बनाया हमने डायग्राम, बड़े आराम से हमने बना लिया, और कोई इन्फॉर्मेशन हमने इसमें नहीं छोड़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ जहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, जो मुझे समझ में आती है कि सर CDB जो ट्रायंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल है, CDB जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में खास बात ढूंढते हुए चलते हैं ना, CDB है ना, कौन सा ट्रायंगल, CDB। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या किया मैंने, इन ट्रायंगल CDB, ठीक है, CDB ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि CD और CB इक्वल है ना, CD किसके इक्वल है साहब, CB के, है ना, तो ये इंप्लाई करेगा कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे साहब, कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे सर। अच्छा, तो इक्वल होंगे तो क्या करें, इक्वल होंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, है ना, ये x है और ये भी अगर x है, और ये एंगल पूरा कितने का हो गया, 25 और 75 100 हो जाता है, 100। ठीक है ना, तो 100 ये हो गया, ठीक है ना साहब, और ये x और ये x 2x है ना, 100 + 2x अगर 180 है तो डेफिनेटली 2x = 80 और x = 40 हो जाएगा, तो दोनों एंगल 40-40 के हो जाएंगे। ठीक है ना साहब, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो ये इंप्लाई करेगा कि एंगल CDB है ना और एंगल CBD है ना, दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 40 डिग्री ईच हो जाएगा। ठीक है ना साहब, तो इस एंगल पे भी लिख दिया 40 डिग्री है ना, और इस एंगल पे लिख दिया 40 डिग्री। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी अगर समझ में आती है तो उसके आगे क्या करेंगे, अब उसके आगे इस क्वेश्चन में आगे फर्दर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना, इसके आगे हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम AB के ऊपर F पॉइंट मार्क करेंगे ना, क्या कौन सा पॉइंट मार्क करेंगे, F पॉइंट मार्क करेंगे। अच्छा, F पॉइंट मार्क करने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर मैं AB लाइन के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट F अगर ढूंढ लेता हूँ जिस पॉइंट की C से जो डिस्टेंस है, यानी FC जो डिस्टेंस है वो अगर BC डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, BC डिस्टेंस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो एक क्या बन जाएगा, वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल जो CBF था ना, ये एक एक्यूट एंगल है, इसलिए हम ऐसा सोच पाए। ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, C से F को ज्वाइन किया है सच दैट कि जितना CF है ना उतना ही कौन है, CB है ना। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, CF = CB है ना, ये कोई कंस्ट्रक्शन है मेरा। ठीक है साहब, इस कंस्ट्रक्शन को करने के बाद में हमें क्या फ़ायदा हुआ इस कंस्ट्रक्शन से, कि जो ट्राइंगल CBF बना है हमारे पास में, इस ट्राइंगल में क्या खास बात आई हमें नज़र, कि सर इस ट्राइंगल में ना एक पॉइंट वाली बात है, इन ट्राइंगल CBF क्या खास बात है सर,
कि सी बी और सी एफ इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना, ठीक है ना। सी बी और सी एफ इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो सी बी एफ एंगल और सी एफ बी एंगल दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी बी एफ और एंगल सी एफ बी है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों में से ना एक एंगल हमें ये पता है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, ये 40 से 30 तो पूरा मिला के कितना हुआ 70 डिग्रीज का, ठीक है ना साहब। ये पूरा एंगल कितने का होगा 70 डिग्रीज का, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 70 डिग्रीज का हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल सी एफ बी कितने का आ गया हमारा 70 डिग्रीज का आ गया, ठीक है। बड़े आराम से चल रहे हैं हम, बहुत 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 आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, इतना समझ में आने के बाद, है ना, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये 70 था तो ये भी 70 होगा क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो तीसरे वाले एंगल का क्या हुआ, ये 70 ये 70 दोनों मिला के कितना हुआ 140। तो थर्ड वाला एंगल कितने का बचा, थर्ड वाला एंगल जिसको हम बोलेंगे बी सी एफ, है ना, बी सी एफ एंगल, है ना, इम्प्लाइज दैट एंगल बी सी एफ, है ना, ये कितने का हो जाएगा साहब, देखो 70 70 140 180 में से 140 लेस करेंगे तो 40 डिग्री बच जाएगा। तो सी बी बी सी एफ एंगल कितने का हो गया 40 डिग्री का हो गया। तो जो एंगल इनिशियली आपके 75 डिग्री का था ना, उसके जो दो पार्ट हुए हैं, है ना, उनमें से वो पार्ट जो ट्राइंगल सी बी एफ के अंदर आता है ना, वो एंगल का पार्ट है ना जो सी बी एफ ट्राइंगल के अंदर आता है, यानी ये वाला ना, ये वाला पार्ट बेसिकली ये कितने का हो गया, ये कितने का हो गया 40 डिग्री का हो गया साहब। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके, है ना, इसको इरेज करके 40 कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या किया है, इस पार्ट को बोल दिया 40 डिग्री, इस पार्ट को बोल दिया 40 डिग्री, है ना, और पूरा 75 डिग्री था, तो ये कितने का बच गया, है ना, ये 40 है ना, तो ये कितने का बच गया 35 डिग्रीज का, ठीक है ना साहब। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ जानी चाहिए। ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए सी एफ कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी एफ दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्रीज। यहाँ तक की कहानी अगर पकड़ में आती है तो बहुत बढ़िया ना, आपने एक जंग जीत ली, है ना, शुरुआती जंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ना, क्योंकि देखो इसमें ना प्रॉपर एंगल चेसिंग थी, है ना, बढ़िया, है ना, ठीक है। अब इसके बाद, है ना, जैसे ही ये हुआ उसके बाद में हमें क्लू मिल गया, क्या मिल गया, एक क्लू मिल गया कि अगर मैं डी और एफ को ज्वाइन कर दूँ ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, मतलब ये एक, है ना, एक सेंस जनरेट होगा कि डी और एफ को ज्वाइन कर दिया जाए ना, डी और एफ को क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, है ना। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, है ना, इसको ज्वाइन करने से क्या होगा ना, ज्वाइन डी एफ, है ना, क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात थी। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा सर, तो भाई देखो सबसे पहली बात, डी सी एफ जो ट्राइंगल बनेगा उसमें डी सी और सी एफ ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि डी सी और सी बी दोनों बराबर थे इनिशियली, है ना, और सी बी के बराबर सी एफ ड्रॉ किया आपने, तो बेसिकली डी सी और सी एफ तो बराबर हैं एक दूसरे के, है ना, ठीक है ना साहब। डी सी और सी एफ दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे साहब, सी डी एफ और सी एफ डी दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी डी एफ, है ना, और एंगल सी एफ डी, है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और कितने कितने के हो जाएंगे, सोचो थर्ड वाला एंगल कितने का है, थर्ड वाला एंगल कितने का है, ये 25 का था और ये 35 का था, दोनों मिला के कितने के हुए 60 डिग्री के, तो ये एंगल बेसिकली 60 डिग्री का है ना, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है साहब, है ना, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है ना, ये जितने मेजरमेंट का है उतनी मेजरमेंट का ये भी है ना, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल, है ना। तो एक एंगल 60 का हो गया, बाकी दोनों के लिए एंगल सम बचा 120, और दोनों बराबर है तो दोनों भी कितने कितने के हुए 60 60 के, तो ये इंप्लाई करेगा बेसिकली, ठीक है, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल सी डी एफ और एंगल सी एफ डी दोनों कितने कितने मेजरमेंट के हैं, 60 60 डिग्री मेजरमेंट के हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि दोनों 60 60 डिग्री के मेजरमेंट के हैं, तो ये इंप्लाई करेगा कि डेफिनेटली ट्राइंगल डी सी एफ या सी डी एफ जो ट्राइंगल होगा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना साहब, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है साहब। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई, एक ट्राइंगल के अगर तीनों इंटीरियर एंगल 60 60 60 के हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अच्छा जी, तो सर ये 60 का हो गया और ये दोनों साइड्स इक्वल थी, इस वजह से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल कितने का आ गया 60 का, ठीक है ना, ये एंगल कितने का आ गया सर 60 डिग्री मेजरमेंट का आ गया, ये एंगल भी पूरा 60 डिग्री मेजरमेंट का आ गया, तो ये 40 था तो ये बचा हुआ कितने का हो गया 20 डिग्री का हो गया। अच्छा जी, कहानी यहाँ तक की क्लियर, पकड़ में आ गई होगी। और क्या खास बात हो गई कि जितना सी डी था ना उतना ही सी एफ था, उतना ही डी एफ हो गया ना, मतलब तो ये इम्प्लाई करेगा कि जितना सी डी उतना ही डी एफ उतना ही सी एफ, है ना, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मतलब
पहले सी बी और सी डी इक्वल गिवन थे, फिर सी एफ इक्वल हुआ उनके, फिर सी एफ के बाद में अब डी एफ भी उनके क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल इक्वल चल रही हैं, ठीक है। इतनी कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या सोच सकते हैं। इसके बाद अगर हम सोचने पे जाएं तो हमें ये पता है कि ये एंगल 70 डिग्री का है, ये 60 का हो गया, तो ये थर्ड वाला एंगल कितने का बचेगा, 50 डिग्री इसका बचेगा ना। क्या लिखूँ मैं कि एंगल ए एफ डी कितने का हो जाएगा, है ना। ऑल्सो एंगल ए एफ डी है ना, ऑल्सो एंगल ए एफ डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री इसका। अब मैंने नेक्स्ट कौन से ट्रायंगल पे फोकस किया, नेक्स्ट कौन से ट्रायंगल पे फोकस किया जहाँ से ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने ट्रायंगल पे फोकस किया वो है ए एफ सी ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल ए एफ सी है ना। ए एफ सी ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, एंगल ए एफ सी यानी ये जो पूरा एंगल है ना साहब, ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल 50 और 60 मिला के 110 डिग्रीज का है। कितने का है, 110 डिग्रीज का ये एंगल है हमारा, ठीक है। एंगल ए एफ सी दैट इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, ठीक है, ओके। और क्या खास बात पता है हमें कि जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 110 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल जो बचे उन दोनों के लिए एंगल सम बचता है 70 डिग्रीज। कितना बचता है, 70 डिग्रीज एंगल सम बचता है। उनमें से एक कितने का है, 35 का है, तो दूसरा वाला कितने का बचा, सोचो 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 सोचो, है ना। क्या 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 क्या, ये तो पूरा सर चीज़ें आपस में बहुत कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड तो है, तभी तो इतनी बातें हो रही है ना, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने कि एंगल ए एफ सी प्लस एंगल सी ए एफ और एंगल ए सी एफ, है ना, तीनों का सम 180 होना चाहिए ना, ठीक है साहब। मतलब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए एंगल सी ए एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से कितना, क्योंकि ये 110 है, वो 35 है, तो ये 145 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो 35 भी बचेगा। तो जैसे ही एंगल सी ए एफ यानी ये वाला एंगल 35 डिग्री का आया, कुछ बच्चों की आंखें चमक जाएंगी, सर वो एंगल भी तो 35 का था और ये भी 35 का है इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना सर। तो इसका मतलब ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुआ, है ना, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुआ, इसका मतलब जो सी एफ है ना वो ए एफ के इक्वल है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि जो सी एफ है वही ए एफ है। और जितने बच्चों को ये समझ में आया कि F एक ऐसा पॉइंट है, F एक ऐसा पॉइंट है जो जितना डिस्टेंस पे A से है उतना ही डिस्टेंस पे D से है, उतना ही डिस्टेंस पे C से है ना। क्या कहते हो, है ना। ट्राइंगल ADC के लिए ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये सर्कल सरकम सर्कल है। क्या है, सरकम सर्कल है। और इसमें F एक ऐसा पॉइंट है जो A से भी उतना ही दूर है जितना D से है उतना ही C से है। क्या लगता है F क्या हो सकता है, F क्या हो सकता है, F क्या हो सकता है। सोचिए, सोचेंगे तो पता चलेगा। इम्प्लाइज दैट F इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का, F सरकम सेंटर हो गया साहब, किसका, कौन से ट्राइंगल का, DAC का, है ना, DAC ट्राइंगल का, ठीक है साहब। और F सरकम सेंटर हो गया है तो उसके जस्ट बाद हम जो सोचेंगे वहाँ से ये क्वेश्चन या जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमें कि DB किसके इक्वल है, CE के ना। टू प्रूफ क्या था, DB इक्वल टू CE, यही प्रूफ करना था हमें, है ना। D से B तक का डिस्टेंस और C से E तक का डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना था। वहाँ के रास्ते यहीं से खुलेंगे, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो F सर्कम सेंटर हो गया है ना। अब F के सर्कम सेंटर होने के बाद अब आगे कहाँ बढ़ सकते हैं। देखो F को सर्कम सेंटर आपने प्रूफ कर दिया है, इसके बाद अब क्या करेंगे, छोटा सा कंक्लूजन हम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सोचा कि क्योंकि F सर्कम सेंटर है, अगर मैं F को E से ज्वाइन कर दूं, F को किससे ज्वाइन कर दूं, मैं E से ज्वाइन कर दूं, ठीक है। अगर मैं F को E से ज्वाइन कर दूं तो ये इम्प्लाई करेगा कि जितना डिस्टेंस, है ना, जितना डिस्टेंस F का A से है उतना ही F का डिस्टेंस D से है, उतना ही F का डिस्टेंस C से है, उतना ही F का डिस्टेंस E से है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी में कोई गलत बात हमने नहीं बोली है ना, यहाँ तक की कहानी में कोई भी गलत बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब अगर किसी भी सिचुएशन में हमें ये पता लग जाए कि ये एंगल कितने का है, तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है ना। तो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लिया, इन ट्राइंगल CFE, कौन सा ट्राइंगल लिया, CFE है ना, CFE ट्राइंगल, ठीक है साहब, CFE ट्राइंगल लिया ना। कौन सा ट्राइंगल लिया, CFE ट्राइंगल लिया। और इसमें क्या सोचा, इसमें मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि जितना FC है उतना ही FE है ना,
जितना एफ सी है उतना ही एफ ई है, ठीक है साहब। अगर एफ सी और एफ ई इक्वल है ना, तो डेफिनेटली उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल 40 तो ये भी 40 हो जाएगा ना। तो उस सिचुएशन में है ना एंगल एफ ई सी कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एंगल एफ ई सी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। ओके, और क्या पता चलेगा, और क्या पता चलेगा, एक और बात पता चलेगी कि एंगल ये 40 है, ये 40 है, तो ये पूरा एंगल सी एफ ई कितने का हो जाएगा, 40 40 180, तो ये बचेगा 100 डिग्रीज का, ठीक है। तो एंगल सी एफ ई कितने का आ जाएगा साहब, सी एफ ई कितने का आ जाएगा, सी एफ ई आ जाएगा 100 डिग्रीज का। ओके ठीक है, सी एफ ई आ गया 100 डिग्रीज का, मतलब ये एंगल आ गया 30 डिग्रीज का, ठीक है। अब इसके बाद क्या सोचते हैं हम, इसके बाद हम ये सोच लेते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम कोई दो ट्राइंगल्स हैं, है ना, उनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट करा पाए, है ना, तो हम ये लिख देंगे डेफिनेटली कि हमने सी डी इक्वल टू बी प्रूव कर दिया ना, सी इक्वल टू बी डी, राइट, है ना। कौन कौन से दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं उन दोनों ट्राइंगल्स को कलर कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल है डी सी बी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी सी बी ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दूँ किसके, कौन से ट्राइंगल के साथ, एक तो आपने लिख लिया डी सी बी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी सी बी है ना, डी सी बी ट्राइंगल, ठीक है साहब, ओके। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है साहब, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है सी एफ ई ट्राइंगल, है ना, सी एफ ई ट्राइंगल, ठीक है साहब। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट करा पाया, है ना, तो हम ये बोल देंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सी पी सी टी जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल हो जाएगा, यही प्रूफ करना था ना। अच्छा, तो हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना। तो सबसे पहले हमने सोचा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएं, है ना, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल ई सी बी, है ना, कौन सा ट्राइंगल है, ई सी बी है ना, नेमिंग भी मैच करनी पड़ेगी, डी सी बी है ना, और डी सी बी और सी एफ ई लेना पड़ेगा ना, सी एफ ई है ना, कौन सा ट्राइंगल है, सी एफ ई, सी एफ ई, ठीक है साहब। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करें, देखो दोनों ट्राइंगल डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि यहाँ पे जो डी सी है ना, वो यहाँ वाले सी एफ के इक्वल है ना, यहाँ वाले क्या है, सी एफ के इक्वल है। इस ट्राइंगल का जो ये डी सी है ना, एक काम करते हैं, इसको कलर कर देते हैं, एक को कलर कर रहा हूँ मैं पिंक कलर से, है ना, और दूसरे वाले को कलर कर रहा हूँ मैं येलो कलर से, ठीक है साहब, ये वाला, ठीक है साहब, आप मैच करना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जितना डी सी है उतना ही सी एफ है, ठीक है साहब, पहली साइड दोनों की इक्वल हो गई। दूसरी चीज़, ये एंगल देखा जाए तो कितने का है, पिंक वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितने का है, 100 डिग्रीज का, और येलो वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये एंगल कितने का है, 100 का, ठीक है साहब। और तीसरी चीज़, जितना एफ ई है उतना ही सी बी है ना, उतना ही कौन है, सी बी है। तो बेसिकली दोनों ट्रायंगल्स में टू साइड्स है ना, और उनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है साहब, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, जो यहाँ पे डी सी है वो वहाँ पे सी एफ है ना, ठीक है साहब, और जो यहाँ पे डी सी के अलावा क्या है, डी सी के अलावा बी सी है, ठीक है। जो यहाँ पे बी सी है वो यहाँ पे कौन है, ई एफ है ना, और जो यहाँ पे एंगल डी सी बी है वो यहाँ पे एंगल सी एफ ई है ना, ईच ऑफ 100 डिग्रीज, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड है ना, ओके, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल डी सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया साहब, डी सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी एफ ई के। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, है ना, जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, बाय सीपीसीटी आप बोल सकते हो कि ये इंप्लाई करता है कि जितना डी बी होगा ना उतना ही सी ई होगा। यही प्रूफ करना था हमें, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। क्या स्टेटमेंट गिवन था हमें, सी इक्वल टू बी डी ही प्रूफ करना था, है ना। हमने सी इक्वल टू बी डी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है साहब।
कहानी 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 यहाँ तक कि आपको समझ में आई होगी। बड़ा ही अमेजिंग सा सवाल था, बड़ा ही अमेजिंग सा सवाल था, ठीक है। करना क्या था इसमें, है ना, पूरा देखो क्वेश्चन की खास बात देखो, क्वेश्चन पूरा ज्योमेट्रिकल था। क्वेश्चन कैसा था, पूरा ज्योमेट्री पे बेस्ड था। ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद, है ना, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है लेकिन पर्टिकुलर स्टेप के बाद में उसमें, है ना, थोड़ा सा एलजेब्रा का, है ना, या फिर थोड़ा सा इनइक्वलिटी का यूज़ हो रहा हो, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। 2021 का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान। एंगल चेसिंग से सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने देखा जाए तो प्योरली इसमें जो यूज़ हुआ है वो एंगल चेसिंग है ना, ठीक है, प्योरली एंगल चेसिंग है ना। ऑक्सिलरी लाइंस हमने थोड़ी बहुत ड्रॉ की क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं था, ठीक है। और इनमो में अगर इतना आसान क्वेश्चन था तो इसका मतलब ये है कि स्कोप है आरएमओ में भी कुछ ऐसा ही आसान क्वेश्चन आने का, ठीक है, स्कोप तो है ना। चलिए 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 चलिए, है ना, तो अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन आपको देख करके, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में यहीं तक, ओके। तो देखते हैं इसके आगे वाला सवाल, ठीक है। तो एक और बहुत बढ़िया सवाल हमारे सामने है, ठीक है। ये IUQM 2022, है ना, IUQM 2022 का एक बेहतरीन सवाल रहा हुआ है, ठीक है। सॉरी पेज टर्न हो गया। IUQM 2022 का पार्ट बी जो पेपर था ना, उसका एक बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन ये रहा हुआ है, ठीक है। और ये वैसे अगर देखा जाए तो IUQM पार्ट बी जो हुआ था, ठीक है, 2022 में, दैट इज़ इक्वल टू इनमो, राइट, है ना, इनमो की जगह ही ये हुआ था, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है ना, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है लेट डी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट। डी कोई एक इंटीरियर पॉइंट है साइड बी सी का, ठीक है, किसी ट्राइंगल ए बी सी के बेस बी सी में, ठीक है। एंड लेट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इंटरसेक्ट ए सी अगेन एट ई, ठीक है। एंड द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इंटरसेक्ट ए बी अगेन एट एफ, ठीक है, ओके। Let AD, BE and CF intersect the circumcircle of triangle ABC again at D1, ठीक है, and E1 and F1, okay, respectively. Then let I and I1 be the centers of the triangle DEF, D1, E1, F1 respectively. Prove that EF, I and I1 are concyclic, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतनी सारी है ना, मतलब आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, और डायग्राम बनाने में लगेगा आपको एक अच्छा खासा समय, ठीक है। डायग्राम बनाने में आपको एक अच्छा खासा समय लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम क्या कहता है ना, तो देखो पेज आधा तो भर ही है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। क्वेश्चन जो कह रहा था हमें, क्वेश्चन है ना, कुछ बातें कही है ना, वो बातें बड़ी नोटिस करने लायक हैं। सबसे पहले इनिशियली डी को एक इंटीरियर पॉइंट है साइड बीसी पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी का, ठीक है। और सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एडीबी वो एसी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एडीसी का एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी है वो एडीबी सीएफ को इंटरसेक्ट, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ओके, है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें पॉइंट्स ले लिए, कुछ पॉइंट ए इस टाइप से, बी पॉइंट इस टाइप से, और सी पॉइंट इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, ठीक है। ए बी सी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है साहब, ए बी सी को ज्वाइन कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी बन गया। ट्राइंगल ए बी सी बनने के बाद में उसने क्या बोला, उसने बोला कि डी पॉइंट कहीं भी मार्क कर लीजिए आप, है ना। ए बी सी ट्राइंगल की साइड बी सी पे कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट डी मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि डी पॉइंट मैं इस पॉइंट को मान के चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को डी बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर मैं डी बोलता हूँ तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि ए और डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। बिल्कुल साहब कर दिया ए और डी को ज्वाइन। ए और डी को ज्वाइन करने के बाद में क्या होगा कि ट्राइंगल ए डी बी का जो सर्कम सर्कल होगा वो ए सी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, ठीक है। और ए डी सी ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो ए बी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, ठीक है। तो इनके भी सर्कम सर्कल्स ड्रॉ करने, ठीक है, तो कर लेते हैं सर्कम सर्कल ड्रॉ। तो इनके सर्कम सर्कल का कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। मैंने ग्रीन कलर लिया है ए डी बी के लिए, ठीक है ना। और इसको पहले हम फिट कर लेते हैं, ठीक है।
कि कैसे भी करके जो भी है सिचुएशन में फिट होने की कोशिश करे, ठीक है ना साहब। ओके ठीक है, एक साइड से मैंने इसको फिट किया ताकि दूसरी साइड से तो फिट करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है, तो ये तो ADB ट्राइंगल का सर्कम सर्कल हो गया जिसने इंटरसेक्ट किया AC को कौन से पॉइंट पे, E पॉइंट पे। आई होप सो E ही होगा। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ADB इंटरसेक्ट AC अगेन एट E, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ADC है ना, तो ADC का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, येलो कलर से, ठीक है ना साहब। तो ये मैंने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके 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 ठीक है। मुझे लगता है और बड़ा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज़ फाइन, ठीक है। तो हमने ड्रॉ कर लिया, बट ADC का जो सर्कम सर्कल है वो AB को इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहा, राइट। ओके AB को इंटरसेक्ट करके भी तो जाना चाहिए ना, ठीक है। AB को इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहा है। उसने बोला था कि ADC का जो सर्कम सर्कल है वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, AB को अगेन एट F पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तो इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहा है, तो क्या करें, पॉइंट D को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे ताकि इंटरसेक्ट करके जाए, राइट, ठीक है। क्योंकि ठीक है ओके चेंज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो D पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर लूँगा, ठीक है ना, कुछ इस तरफ, ठीक है। ओके तो अगर मैं D पॉइंट को इधर लेता हूँ और A और D को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। तो ग्रीन कलर से मैंने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया ADB ट्राइंगल का, ठीक है। ओके तो ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप और सर्कम सर्कल कुछ इस टाइप से पास होगा, ओके ठीक है। ये पॉइंट आ गया मेरे पास में E, ठीक है जी। और अब बात कर लेते हैं F पॉइंट के लिए, तो ADC का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ADC का सर्कम सर्कल मैंने येलो कलर से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है, आपको भी लगेगा, ठीक है, बट हाँ ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, तो डायग्राम अगर एक बार सेटल हो गया तो समझ लो कि आधी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, ठीक है ना साहब। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ फाइन, है ना। तो दिस पॉइंट इज F, राइट, ठीक है। तो हमने ADB का जो सर्कम सर्कल था वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया AC को, ADC का जो सर्कम सर्कल था वो इंटरसेक्ट कर गया AB को F पॉइंट पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इसके बाद कहता है कि ADB CF इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC अगेन, है ना। ADBE और CF दोबारा से, है ना, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC को फिर से इंटरसेक्ट करेंगे, और कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, D1 E1 और F1 पे, ठीक है। तो क्या किया, एक्सटेंड कर दिया इनको, ठीक है। तो एक्सटेंडेड पार्ट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वाइट कलर से ही, ठीक है। तो AD को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर, तो दिस पॉइंट विल बी नॉन एज D1, राइट, ओके। और BE को अगर आप ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ट्राइंगल ABC के सर्कम सर्कल को, वो पॉइंट हो जाएगा E1, और CF को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो वो सर्कम सर्कल को फिर से जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा F1, ठीक है साहब। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आगे, इसके जस्ट आगे, कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है,
हमें ये भी गिवन है कि आई एंड आई वन बी द इंसेंटर्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी वन ई वन एफ वन, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है ई एफ आई एंड आई वन आर कॉन्साइक्लिक, है ना। ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, कॉन्साइक्लिक हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, जो फॉर्मल लाइन्स है उनको ज्वाइन कर देते हैं हम। ट्राइंगल डी ई एफ और डी वन ई वन एफ वन दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा करने के लिए ग्रीन लाइन चूज़ की, ठीक है। D1 F1 और E1, है ना, इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना साहब। तो ये ट्राइंगल D1 E1 F1 बन गया है और ये अंदर एक ट्राइंगल DEF बन गया है, ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया। बिल्कुल, है ना, बनता तो है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो डिस्कस तो करना बनता है। तो क्या किया, सबसे पहली चीज़ है ना, शुरू करते हैं कहाँ से, बिल्कुल शून्य से ना, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, ट्राइंगल DEF का जो इन सेंटर है वो है I और D1 E1 F1 का जो इन सेंटर है वो है I1, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये प्रूफ करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं, है ना, ये दोनों एंगल है ना बाइसेक्ट हो रहे हैं क्या ना, क्योंकि देखो D1 E1 और F1 से तीनों से है ना लाइंस पास हो रही हैं, तीनों से क्या हो रही है, लाइंस पास हो रही है ना। जो ये है AD1 ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना साहब। ऐसे ही BE1 और CF1 ये तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है ना। तो हो सकता है ये एंगल बाइसेक्टर्स भी हो, तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले ने शुरू किया इस एंगल से, ठीक है ना साहब, इस एंगल से शुरू किया, ठीक है ना साहब। इस एंगल का नाम है CF1E1, है ना। कौन सा एंगल है, एंगल CF1E1, ठीक है ना साहब। मैंने सबसे पहले बोला कि एंगल CF1E1 जो है वो किसके इक्वल और हो सकता है ना। तो CF1E1 जो है वो किसके इक्वल होगा, CBE1 के इक्वल होगा, एंगल CBE1 के इक्वल होगा, ठीक है ना साहब, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं, ठीक है साहब। और इसके तुरंत बाद मैंने ये बोला कि ये जो एंगल बन रहा है ना CBE1, उसको मैं शॉर्ट में ना, उसका एक और नाम है, वही एंगल जो है ना, बेसिकली वही एंगल का एक और नाम है, वो है DBE। कौन सा एंगल है, DBE है, ठीक है साहब। और इस DBE एंगल को अगर हम ग्रीन वाले सर्कल में देखें ना कि DBE जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि सर ये एंगल जो DBE है वो ग्रीन वाले सर्कल में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कौन से सर्कल में, ग्रीन वाले में देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना। ग्रीन वाले में अगर देखते हैं कि DBE जो है वो किसके इक्वल है, तो DAE के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, एंगल DAE के इक्वल आएगा, ठीक है साहब। क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, दोनों इसी आर्क ने बनाए हुए हैं ना, इसी आर्क ने यहाँ पे ये एंगल बनाया है और इसी आर्क ने यहाँ पे ये एंगल बनाया है, ठीक है ना साहब। अच्छा जी, तो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है साहब, ओके। और DAE का एक और नाम हो सकता है, वो हो सकता है D1AC, है ना। क्या नाम हो सकता है, एंगल D1AC, ठीक है साहब, ओके। D1AC उसका नाम हो सकता है। और वो D1AC हमारे वाइट वाले सर्कल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो D1AC जो है ना वो D1F1C के इक्वल हो सकता है। किसके इक्वल हो सकता है, एंगल D1F1C के इक्वल हो सकता है। अच्छा जी, ओके। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि D1F1C जो है ना वो ये वाला एंगल है, ठीक है। हम चले इधर वाले एंगल से थे और आप गए इस एंगल पे, ठीक है ना सब। तो कहीं ना कहीं एंगल E1F1C जो है, E1F1C या CF1E1 जो है वो बेसिकली D1F1E के इक्वल है। इसका मतलब ये जो F1C है ना वो एंगल बाइसेक्टर है साहब, है ना। ये इंप्लाई करता है कि F1C इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, कौन सा एंगल साहब, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है D1F1E1 का ना, D1F1E1 का बाइसेक्टर है, ओके जी, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो E1B है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल F1E1 D1 का, तो हमारा काम हो जाएगा। हम ये बोल देंगे कि दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना यही इंसेंटर है ट्राइंगल D1E1F1 का, ठीक है ना साहब। तो पहला इंसेंटर तो हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया साहब, है ना। इस एंगल को लिया सबसे पहले, कौन सा एंगल है, F1, सॉरी, इस एंगल का नाम है BE1F1, है ना, एंगल BE1F1, ठीक है साहब। ये एंगल किसके इक्वल है, यहाँ से शुरू करते हैं, एंगल BE1F1, ठीक है ना साहब। ये एंगल
बी सी F1 के इक्वल है ना, ये एंगल जो ये आर्क बना रहा है बेसिकली, है ना, BE1 F1 वो BC F1 के इक्वल है ना, BC F1 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल BC F1, ठीक है साहब, दैट इज इक्वल टू, और BC F1 जो एंगल है ना साहब, BC F1 जो एंगल है उस एंगल को हम शॉर्ट में DCF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंगल DCF लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है साहब। तो DCF और BCF1 दोनों सेम ही बात है, ठीक है साहब। अच्छा जी, उसके आगे क्या करें? उसके आगे अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये जो DCF है ना, येलो वाले सर्कल में देखना है ना, DCF जो है वो किसके इक्वल है? तो भैया ये एंगल इक्वल आ जाएगा आपका और DEF के इक्वल आ जाएगा ना। कौन से एंगल के इक्वल आ जाएगा? DEF के नहीं, वाइट वाले, हम येलो वाले सर्कल में देख रहे हैं ना, तो DCF हम वाइट में भी देख सकते हैं और हम और किस में देख सकते हैं, और हम येलो में भी देख सकते हैं, ठीक है ना साहब। DCF अगर हम देख रहे हैं तो येलो की सर्कमफ्रेंस पे D और F पॉइंट्स हैं, तो येलो में ही देखेंगे। तो DCF जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? D पॉइंट से पास ही नहीं हो रहा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल की इक्वल हो सकता है साहब। DCF और DAF ना दोनों बराबर है, ठीक है साहब, ये DAF के इक्वल है, ठीक है साहब, ठीक है, ओके, और DAF के इक्वल है। तो DAF तो बेसिकली ग्रीन सर्कल में भी आ रहा है ना, तो ग्रीन सर्कल से ऑब्जर्व करें अगर कि DAF किसके इक्वल है साहब, तो ग्रीन सर्कल में अगर आ जाएं और DAF को ऑब्जर्व करें तो बेसिकली DAF का दूसरा नाम हो जाएगा DAB, है ना, DAB इसका अगला नाम हो जाएगा, क्योंकि DAF यहाँ तक टर्मिनेट हो रहा है और DAB लेके आएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है साहब। बस इसमें यही खास बात है, कौन कौन सा एंगल किस किस की इक्वल है, ठीक है, बेसिकली एंगल चेसिंग का सेशन है ये, ठीक है। तो DAF और DAB दोनों सेम ही बात है, और जैसे ही हम DAB पे पहुंच गए, है ना, और DAB को हम चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, D को अगर यहाँ से शुरू कर दें, D1AB कर दें अगर इसको, तो वाइट वाले सर्कल में खेलने के लिए हमें, है ना, परमिशन मिल जाएगी। और DAB1 तक पहुँच गए ना, DAB तक अगर पहुँच गए आप, तो उसके बाद में सोचो कि DAB वाला एंगल जो वाइट सर्कल पे है और DE1B वाला एंगल, दोनों बातें सेम ही है, सेम सेगमेंट वाले एंगल D1E1B, है ना, ओके। शुरू किया था BE1F1 से और वो इक्वल आ गया D1E1B से। अच्छा जी, और ये दोनों अगर ऑब्जर्व करें तो ये दोनों कौन से एंगल हैं? ये पास पास वाले एंगल हैं, ठीक है ना साहब। आपने ये प्रूफ कर दिया कि BE1F1 इज इक्वल टू D1E1B तक, ठीक है साहब। अच्छा जी, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो बेसिकली BE1 क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। BE1 क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट BE1 is the angle bisector, ओके। और जैसे ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, कौन से एंगल का? कौन से एंगल का? D1E1F1, ओके। तो D1E1F1 का बाइसेक्टर ये हो गया और D1F1E1 का बाइसेक्टर F1C हो गया। तो दोनों बाइसेक्टर्स किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा? इन सेंटर होगा। तो डेफिनेटली जहां पर E1B और F1C इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा साहब, ना क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा। किसका किसका इन सेंटर हो जाएगा साहब? D1E1F1, ठीक है। तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस किस का इंटरसेक्शन साहब? BE1 एंड CF1 इज I1, ठीक है साहब, इन सेंटर हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या करें सर? अब एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक काम कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। हमें ट्राइंगल DEF में भी खेलना है ना। तो DEF ट्राइंगल में मैंने एंगल EDF की वैल्यू पूछी कि एंगल EDF की वैल्यू क्या होगी, ठीक है साहब। थोड़ा सा अगर ट्राइंगल EDF को आप देखें, EDF है ना, जो ये डैश लाइन से बना हुआ है, लेट मी क्लियर इट, है ना, ये वाला ट्राइंगल DEF, ठीक है ना साहब। ट्राइंगल DEF है ना,
में मैंने एंगल EDF के बारे में पूछा कि एंगल EDF किसके इक्वल होगा, तो उसके दो पार्ट कर सकते हैं हम। एंगल EDF के दो पार्ट कर सकते हैं, एंगल EDA प्लस एंगल ADF, ठीक है साहब। एंगल EDA प्लस एंगल ADF, ठीक है साहब। उसके दो पार्ट्स मैंने लिख दिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है साहब। दोनों पार्ट्स लिखने के बाद क्या किया, फिर मैंने सोचा कि ये एंगल EDF किसके इक्वल हो सकता है ना। एंगल EDF जो है ये किसके इक्वल हो सकता है, तो EDF जो है वो इक्वल हो सकता है EBA के, है ना। EDF किसके इक्वल हो सकता है साहब, EDA किसके इक्वल हो सकता है, EDA इक्वल हो सकता है EBA के, है ना। तो EDA की जगह लिखा है EBA, ठीक है साहब, सेम सेगमेंट वाले एंगल्स। और ADF किसके इक्वल होगा, ADF किसके इक्वल होगा साहब, ADF येलो सर्कल में है साहब, है ना, ADF, है ना। तो वो इक्वल हो जाएगा ACF के, है ना, वो इक्वल हो जाएगा ACF के, ठीक है। अब इनके नाम बदलेंगे ना, EBA को और क्या लिख सकते हैं ना, EBA को और क्या लिख सकते हैं, EBA को लिख सकते हैं E1BA, है ना। क्या लिख सकते हैं, E1BA लिख सकते हैं, E1BA लिख सकते हैं, ठीक है साहब। प्लस उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या सोचा कि ACF को क्या लिख सकते हैं, तो ACF एंगल को लिख सकते हैं ACF1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AC एंगल ACF1, ठीक है साहब, लिख दिया। अब ACF1 किसके इक्वल है साहब, सोचो ACF1 किसके इक्वल है, तो भैया ये इक्वल है AD1F1, किसके इक्वल है, AD1F1 के, है ना। ACF1 इक्वल है AD1F1 के, ओके। प्लस और E1BA किसके इक्वल है साहब, E1BA किसके इक्वल है, वाइट सर्कल में देख रहे हैं, तो वो इक्वल है E1D1A के इक्वल है। किसके इक्वल है, E1D1A के, ओके, ठीक है। और बेसिकली अब सोचें E1D1A मतलब E1D1A मतलब ये वाला एंगल, और AD1F1 किसके इक्वल है, AD1F1 ये वाला एंगल, और दोनों को मिला दें तो E1D1F1 आ जाता है। क्या आता है, E1D1F1, ओके, ठीक है साहब। मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल EDF किसके इक्वल है, E1D1F1 के इक्वल है। एंगल EDF किसके इक्वल है साहब, E1D1F1 के इक्वल है। अच्छा जी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ट्राइंगल DEF का जो इंसेंटर आई है ना वो यहाँ पे है, ठीक है ना साहब, इस पॉइंट पे, और उस इन सेंटर को हम कहाँ कहाँ से मिला देते हैं, E से भी मिला देते हैं और F से भी मिला देते हैं, ठीक है ना साहब। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा एक बात बताओ, छोटी सी है ना, छोटी सी बात बताना, ठीक है। छोटी सी बात यह है कि क्या एंगल EIF की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एंगल EIF क्या होता है ना। इतना तो बताया हुआ है कि कोई भी ट्राइंगल के, है ना, दो बेस एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं ना, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर जो एंगल बनता है ना उन दोनों के बीच में, वो लेट से अपोजिट वाला एंगल A है ना, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ A, है ना। ये हमेशा से फिक्स होता था, क्या होता था, 90 प्लस हाफ ऑफ A होता था। अच्छा जी, है ना, होता था ना, ठीक है। तो क्या किया, EIF को लिखना है, EIF क्या होगा ना, तो EIF एंगल जो होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ, है ना, 90 प्लस हाफ ऑफ EDF होगा, EDF होगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, पर हमें पता है कि एंगल EDF जो है वो किसके इक्वल है साहब, एंगल EDF किसके इक्वल है, E1D1F1 के। तो EDF की जगह मैंने लिख दिया एंगल E1D1F1, ठीक है साहब। अच्छा जी, ये एंगल EIF है, ठीक है ना साहब, EIF ही चलने दो, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि क्या 90 प्लस इस एंगल का हाफ प्लस 90 डिग्री है ना, वो किसके इक्वल होगा, तो वो क्या E1I1F1 के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये पूछना चाहता हूं मैं सॉरी, कि 90 प्लस E1D1F1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा E1I1F1 के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, E1I1F1 के इक्वल होगा साहब, है ना। वो इक्वल हो जाएगा एंगल E1I1F1 के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए है ना, E और F, है ना, E और F, है ना, के बीच में ना, E और F को I से ज्वाइन किया तो जो एंगल बना, और E और F को हमने I1 से ज्वाइन किया तो जो एंगल बना, दोनों सेम है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे E1F1 आप सोच के कंफ्यूज हो रहे होगे, बट ये जो एंगल E1I1F1 जो बन रहा है उसको हम EI1F1 भी बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं उसको, ये जो एंगल है EIF, है ना, वो तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। एंगल EIF तो एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है।
E1I1F1 को हम क्या कर सकते हैं, उसको E1F लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर I1 को E से आगे बढ़ाते हैं तो वो E1 बन जाता है ना, E1 तक पहुंच जाता है, ठीक है ना साहब, स्ट्रेट लाइन है। तो इस एंगल को आप E1I1F1 बोलो चाहे E1I1F बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन, हाँ, दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन, हमने लिख दिया कि EIF किसके इक्वल है, E1I1F के इक्वल है, ठीक है। अब सोचिए ये E और F पॉइंट्स हैं, ठीक है ना साहब, इन दोनों के सेम साइड में एक जगह I पॉइंट है और एक जगह I1 पॉइंट है ना, और EIF एंगल और EI1F एंगल दोनों बराबर हैं, ठीक है ना साहब। तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी है ना, ऐसे एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब सेम सेगमेंट में हो ना, सेम सेगमेंट में होने का मतलब चारों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट EF I एंड I1 आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है साहब, ये चारों पॉइंट क्या हो गए, कॉनसाइक्लिक हो गए, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना साहब, हेंस प्रूफ। होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन था, खास काम क्या था, एंगल चेसिंग। आज हमने जो 2 क्वेश्चंस किए, दोनों में क्या था, सबसे ज़्यादा भर के क्या यूज़ था, एंगल चेसिंग का, ठीक है। तो आप क्या करें है ना, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। और एक बच्चे की जो रिक्वेस्ट थी कि सर है ना, इनमो का क्वेश्चन है ना 2020 के बाद वाले क्वेश्चन कराओ सर, है ना, तो दोनों क्वेश्चन 2020 के बाद वाले है ना हो गए। चलिए देखते हैं आगे क्या है, आगे है आपके लिए बड़ा सा थैंक यू। तो फ्रॉम माय साइड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।